इन्हें पसंद नहीं है कि कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में है, राष्ट्र की बात करता है। हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं। जुडिशरी मेरे ख्याल में कभी भी इतनी डरी हुई नहीं जितना आज हम देख रहे हैं। जो अपने भाइयों का हक नहीं देते वो मुझसे सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, एक मिनट। जो अपनी बहनों का हक नहीं दिया वो मुझसे सवाल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जुडिशरी डरी हुई नहीं है। पहली बार जुडिशरी एक तबके को डरा रही है। न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। कि एक आसाम का मुख्यमंत्री कितनी गंदी जबान का इस्तेमाल करता है। सुप्रीम कोर्ट को कोई गुस्सा नहीं आता है, जुडिशलों को कोई गुस्सा नहीं आता है, लेकिन यूजीसी वाली गाइडलाइंस आई उस पर इतना गुस्सा आ जाता है 2-3 दिन के ही प्रोटेस्ट में। अगर आप ये हमसे कहें कि कांग्रेस के पीरियड में आपकी थोड़ी कम पिटाई हुई थी और इस पीरियड में हम आपकी ज्यादा पिटाई कर रहे हैं तो ये कोई लॉजिक नहीं है। संभल में आपने यही किया, आपकी सरकार ने यही किया, बेशरम सरकार ने यही किया। आप हकीकत को झुठला नहीं सकते हैं। सारे मंदिर सही जगह पे, सारी मस्जिद अवैध है। सारे मंदिर सही जगह पे, सारी मस्जिद अवैध है। सबसे पहले वही लालू यादव हैं जो एडवाणी के रथ को रोक करके आपके नाक में कमाल कर नकेल डाला था। आप माफी मांगेंगे अखलाक के लोगों से, आप माफी मांगेंगे जुनैद के लोगों से, आप माफी मांगेंगे पहलू खान के लोगों से, आप मांगेंगे रोहित कुमार के घर वालों से, आप मंगेश के लिए, आप मांगे चंदन पार्टी के लिए, आप चंदन गुप्ता के लिए माफी मांगे, कब मांगेंगे माफी? आप हमारे मेहमानान इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं जस्टिस इकबाल अंसारी साहब और साथ ही जनाब यासिर जिलानी साहब, जनाब नदीम खान साहब और जनाब कारी मोहम्मद सुहेब साहब और मॉडरेटर सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मारूफ रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया। और अब साथ ही मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी जनाब नाजिम हसन साहब को। जर्नलिस्ट हैं आप, मिलत टाइम्स में बराए करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और जनाब जस्टिस इकबाल अंसारी साहब का इस्तकबाल करें, उनका खैर मक़दम करें, उनका शुक्रिया अदा करें। जनाब नाजिम हसन साहब, शम्स तबरेज़ साहब भी यहाँ मौजूद हैं और जो भी इस वक्त मौजूद हैं हम चाहते हैं कि हमारे मेहमानान का इस्तकबाल किया जाए और साथ ही ज़ोरदार तालियों से प्लीज़ आप इस्तकबाल कर सकते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूँगी मोहम्मद सिराज, सब एडिटर मिलत टाइम्स। बराए करम आप भी स्टेज पर आएँ और जनाब यासिर जिलानी साहब का आप इस्तकबाल करें, उनका शुक्रिया अदा करें। अपने कीमती वक्त में से उन्होंने हमें वक्त दिया है। और साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ निदा सुल्तान को मिलत टाइम्स से। आप यहाँ बराए करम तशरीफ़ लाएँ और जनाब नदीम खान साहब का इस्तकबाल करें, मोमेंटो पेश करें, उनको बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा मैं यहाँ रिजवान अंसारी साहब को भी बुलाना चाहूँगी, आप भी मिलत टाइम्स के अहम रुकन हैं। आप जनाब कारी मोहम्मद सुहेब साहब का इस्तकबाल करें, बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी फ़ाइज़ अब्बास साहब को। आप ऑफिस इंचार्ज हैं मिलत टाइम्स में, आप हमारे सीनियर सहाफ़ी मारूफ रज़ा साहब का इस्तकबाल कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया। आप मॉडरेटर भी हैं जनाब मारूफ रज़ा साहब। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप तमाम हजरात को, आपने यकीनन अपना कीमती वक्त हमें दिया, मिलत टाइम्स को दिया। बहुत सारी सवालात होंगी आप सबके लिए और आप सब लोग उसका जवाब देंगे। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आपसे बातचीत करने के लिए लगातार बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया। तो अब जनाब मारूफ रज़ा साहब, माइक आपके हाथ में है और डिस्कशन एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, सोशल इनजस्टिस इन आ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया मिलत टाइम्स। और मिल्लत का दर्द, मिल्लत का डर, मिल्लत की ख़बर मिल्लत के लिए और हमेशा मिल्लत के साथ। ये बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है मिल्लत का, जहाँ पर मिल्लत के तमाम अफराद मौजूद हैं और मिल्लत से जुड़ी तमाम जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो मरहले हैं, उन पर आज डिस्कशन हो रहा है। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रेशमा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही अदब से जस्टिस इकबाल अंसारी साहब, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के और अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जब भी कैसी बातें होती हैं वो उसमें शामिल होते हैं और अपने तजुर्बात का वहाँ पर इजहार करते हैं। यासिर जिलानी है, मेरे दोस्त हैं अच्छे, और इस वक्त जो है
बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और नेशनल स्पोक्स पर्सन है इस वक्त, वो भी बैटिंग करने के मूड में। देखते हैं कि कैसी बैटिंग करेंगे। नदीम खान है, जनरल सेक्रेटरी हैं APCR के, हमारे अच्छे दोस्तों में से हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को तमाम मजमे के सामने रखते हैं। कारी शोएब साहब, आपका भी खैर मकदम है, आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं बिहार से। बात वही है कि जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और जाहिर सी बात है अब तक जितना भी बातों का सिलसिला शुरू हुआ है वो बहुत दूर तक जा चुका है, सिर्फ इस हॉल के अंदर महदूद नहीं है, क्योंकि बातें जो हैं वो सिर्फ बातें नहीं हैं। ये दर्द है इस उम्मत का, इस मिल्लत का, इस हिंदुस्तान का, इस भारत का, जिसको लेकर के आज कराह रहा है। मिल्लत टाइम्स का बहुत शुक्रिया कि उसने इस तमाम दर्द के गुबार को यहाँ पर निकाल रखने की कोशिश की है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं एक हल बाहर निकल के आएगा। तो शुरुआत करता हूँ क्योंकि अदलिया की बात है, जस्टिस इकबाल अंसारी साहब मेरे साथ बैठे हैं, उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। सर, बहुत ही एहतराम के साथ, अब जिस तरीके का जो नफ़रत का जो माहौल बना हुआ है वो पहले अवाम में दिखता था, एडमिनिस्ट्रेशन में दिखता था, अब वो कहीं ना कहीं न्यायालयों के, अदालतों के दरवाज़ों तक दस्तक दे चुका है। क्या लगता है जब कोई वहाँ मामला पहुँचता है वहाँ पर इसका साफ असर मिलता है देखने को कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है या शख्स है वो जो PIL दायर कर रहा है वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है या जैन है, या वो सिर्फ इंसाफ की नज़र से उसको देखता है? देखिए, देखना तो उसे इंसान की नज़र से चाहिए जी, लेकिन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आप सब लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। जी, जुडिशरी मेरे ख्याल में कभी भी इतनी डरी हुई नहीं थी जितना आज हम देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी के बारे में बोलते हैं कि वो सबसे ख़राब पीरियड था जुडिशरी के लिए जी, लेकिन आप देखें तो उस वक्त जब इंदिरा गांधी पावर में थी और इमरजेंसी दिया हुआ था तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जी, कि इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ये दोनों इलेक्शंस जो हैं इसका चैलेंज किसी कोर्ट में नहीं हो सकता। जी, और इमरजेंसी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को क्वाश कर दिया जी, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ऐसे नहीं हो सकता। अगर वो अमेंडमेंट आज रह जाता तो एक प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और स्पीकर इलेक्शन हम चैलेंज नहीं करवा सकते। और जो खुद वो इसलिए उन्होंने किया था ताकि उनका अपना इलेक्शन बच जाए, जिससे वो अनसीट की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन दूसरा उनके जो ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना कि जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जब रिव्यू किया, एग्ज़ामिन किया, तो बड़ा ही कमज़ोर लगा। वो ऐसा केस नहीं था जिस पर एक प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की गलती थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया। जी, इतना अच्छा तब भी सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन आज तो समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं वही सारे लोग बोल रहे हैं SIR के बारे में जी, हम सब समझ रहे हैं कि SIR में क्या हो रहा है। हाँ। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो हमारे जजेस को नहीं आ रहा है समझ में। ये क्या लगता है कि इतना ज़्यादा असर है, दबाव है, किस वजह से अदालतें जो हैं जहाँ पर हर एक आम आदमी चाहता है कि उसको इंसाफ मिले, अगर अदालतों से उसको इंसाफ नहीं मिलेगा जस्टिस साहब, फिर कहाँ से मिलेगा? नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर एनार्की होगा। ऐसा तो ये हिस्ट्री में पहली बार थोड़ी हो रहा है कि नहीं मिल रहा है इंसाफ। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो अपना अपना तरीका अपनाएंगे लोग इंसाफ लेने के लिए, फिर कोर्ट में जाने कम हो जाएगा। अगर किसी लैंडलॉर्ड को अपना बिल्डिंग खाली करवाना है तो वैसे मार के निकलवा दे। नहीं, लेकिन देखिए अभी ताज़ा मामला मैं आपको बताऊं, UGC का पूरा मामला हमारे सामने है। गाइडलाइंस दे दी गई, एक वर्ग सड़क पे आ गया, 72 घंटे के अंदर सारी गाइडलाइंस रोक दी गई और स्टे लगा दिया गया। तो क्या जो बाकी 80-85% लोग हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है? मैं हर एक चीज़ में जो ये हुआ है UGC के गाइडलाइन
मैं सुप्रीम कोर्ट को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे बोला कि सरकार जो है रूल्स को ड्राफ्ट कर ले? मतलब आपने फैसला देने से पहले ही दे दिया जी कि आप अपना नया रूल बना लो। ये किस टाइप का है? तो इतनी Justice कमजोरी delivery system है। कहाँ से आ गई? अदालतों को इतना प्रेशर कहाँ से आ गया? देखिए, प्रेशर तो दिमाग का होता है। ये तो नहीं था कि हम जब थे तब नहीं था, या हमसे पहले जो लोग थे उनके ऊपर नहीं होगा, जी जो अभी हैं उनके ऊपर प्रेशर तो हमेशा से रहा है। गवर्नमेंट का अप्लाइड प्रेशर एक होता है, एक मीडिया का कंस्ट्रक्ट किया हुआ प्रेशर होता है। ठीक है। तो मीडिया के पहले जो है मीडिया के प्रेशर से लोग झुक जा सकते थे थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि सरकार का प्रेशर है तो प्रेशर कहाँ से आ रहा है। ये तो तभी आ रहा है जब जजेस जो है वो सरकार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नहीं तो कैसे आएगा। ठीक है आपका तो कोई ओकेजन है ही नहीं सरकार से किसी के मिलने का। जी तो अगर आ रहा है और जो लग रहा है कि आ रहा है, तो इसका मतलब आप सरकार के साथ जरूर मिलें। बहुत अफसोसनाक बात है कि अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकारों के साथ कहीं ना कहीं हाथ मिला लिया है अदलिया ने, और इसलिए इंसाफ की जो गुहार लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं बेबानी से नजर आती है। मेरे दोस्त यासिर जिलानी मेरे साथ बैठे हैं। यासिर, क्या कहेंगे? बैटिंग तो आप करें बीजेपी की, लेकिन यहाँ पर आप मिल्लत के एक मैं ये कहूँ कि नुमाइंदे भी हैं, हमसफ़र भी हैं, और मिल्लत का दर्द भी आप लेके बैठते हैं। पार्टी लाइन से हटकर इंसान और इंसाफियत की बात की जाए तो क्या कहेंगे आप? सब कुछ ठीक हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं शम्स तबरीर कासमी साहब जिन्होंने मुझे मदऊ किया है, मुझे बुलाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मिल्लत टाइम्स के तमाम टीम का शुक्रिया अदा करूंगा। मुझे बेहद अफसोस हुआ इस तरह की बात सुन के कि एक रिटायर्ड जज आज खुद अपने ही महकमे पे एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। वो उस दिन कहाँ चले गए थे जब एक मजबूर औरत जिसका फैसला हो गया था, जिसको महीना तय कर दिया गया था, शाहबानो, उसको केस को पलट के रख दिया गया था, तब ऐसे लोग कहाँ थे? तब कहाँ वो कौम के भाई बहन थे जब विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही थी? तब आपको नहीं लग रहा था? जिस इंदिरा गांधी की ये बात कर रहे थे, वो जब चुनाव हार जाती हैं एक मामूली से आदमी से, मामूली से कार्यकर्ता राजनारायण जी से, तो वो फैसले को बदल देती हैं। तो उस वक्त की अदालत किसके दबाव में फैसला कर रही थी? वो कौन सी ताकत थी, वो कौन से लोग थे जो अदालत के फैसले को बदल रहे थे? जैसे यहाँ पर ये सवाल पीछे छूट गया, सवाल ये पीछे छूट गया, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, टिट फॉर टैट नहीं, मुझे आप क्या रही है, बेफिक्र रहिए, यहाँ सारे सवाल हो गए। और यासिर क्वाइट कैपेबल, मैं यासिर जिलानी हूँ, सैयद यासिर जिलानी। ठीक है, ठीक है, है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप आराम से सुनिए, आराम से सुनिए, मैं ऐसे वक्ता आया हूँ, आपके पास टाइम है। ठीक है, आप एडवोकेसी FIR होगी, जेल चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पब्लिक है, बहरहाल FIR की बात ना करें। अभी हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, यासिर भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात रखूंगा, मुद्दे की बात कर रहे हैं, अपनी बात दिया जाएगा, मैं दिया जाएगा, किसी तरह की बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इनकी पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। भाइयों का हक नहीं देते हैं, वो मुझसे सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, एक मिनट, जो अपनी बहनों का हक नहीं दिया वो मुझसे सवाल नहीं कर सकते। यासिर, मिल्लत की बात करेंगे, गुजारिश करूंगा कि मुद्दे की बात हो रही है, अगर मिल्लत की बात करेंगे, बात निकलेगी तो समझ में भी आएगी। हामिद साहब प्लीज। यासिर साहब, वो सवाल पीछे कहीं रह गया, वो सवाल कहीं पीछे रह गया। यासिर, मुझे मालूम है यहाँ ट्रेन ये सवाल पीछे रह गया। कि यासिर भाई का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब के यासिर भाई की बातों का जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, जब जवाब होंगे तब आप जवाब दीजिएगा। जब आप जवाब देना हो, सवाल करना हो तब सवाल करिएगा। यासिर भाई हुकूमत के नुमाइंदा है, बीजेपी में है, तो हमें एक मैसेज देना है मिल्लत टाइम्स के प्लेटफॉर्म से कि किसी की शान में गुस्ताखी ना हो। ठीक है, बहुत अदब के दायरे में हमें अपनी बात रखनी है, तो प्लीज आइंदा इस तरह का कोई भी मैसेज मत दीजिएगा, प्लीज। नवेद साहब मेरी गुजारिश है, आप बैठ जाए। नवेद साहब प्लीज,
यू आर ए हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। इन्हें पसंद नहीं है ना। कि कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में आएगा, है, आएगा। राष्ट्र की बात करता है। हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और छात्र विंग की राजनीति से निकल के आए हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इदारे से पढ़ाई करी है। आपकी सोच इतनी बड़ी नहीं है। कूल डाउन। ये समझ लें आप। मेरी गुजारिश है, आपके पास पूरा का पूरा वक्त मिलेगा, अपने सवाल जरूर पूछेगा। ये सारे पैनल के लोग मुझे मालूम था, मैं इसलिए तैयार होके आया हूं। ठीक है, तैयार रहिए, अच्छी बात है। सवाल जो है यासिर भाई, सवाल पीछे रह गया कि क्या हम टिट फॉर टैट की राजनीति कर रहे हैं? अगर देखिए, पहले कुछ मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ। हम बड़े अच्छे डिस्कशन पे चल रहे हैं, प्रॉपर लाइन पे बात कर रहे हैं। मेरा पूरा सवाल सुनिए और आपका पूरा जवाब लिया जाएगा। पब्लिक के साथ आप 1 to 1 तब करेंगे नहीं, जब उन्होंने शुरुआत करी है। उनको समझाइए कि मैं भी यहाँ से निकल के वहां बैठूंगा तो जामिया का छात्र हो जाऊंगा। जामिया का मैं भी हूँ। बात खत्म हो जाएगी उसी वक्त। मुद्दे पर आ जाते, मुद्दे पे आते। और यही काम किया है हम लोगों ने अपने वक्त जब पढ़ रहे थे तो। हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, चौधरी दानिश साहब, पूछिए इनसे। सारे सीनियर्स हैं, मेरे भी सीनियर्स हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर, लेकिन कोई डराएगा नहीं। नहीं, डरते तो सिर्फ अल्लाह से हैं, ये ध्यान अच्छी बात रखिएगा। है। सत्ता पर आप बैठे हैं, बहुत अच्छी बात की। देखिए आप बस ठीक है। सवाल, क्योंकि सत्ता में आप हैं, शासन में आप हैं, सरकारें आपकी हैं, केंद्र में भी सरकारें आपकी हैं, राज्यों में भी सरकारें आपकी हैं, तो सवाल भी आप ही से बनता है। तो सवाल कभी कभी चुपते जरूर हैं, लेकिन जवाब दे दीजिए। आप जवाब दीजिए और मुझसे आप मुखातिब रहिए। उसके बाद नहीं, आप मुझसे जवाब दीजिए। आप वहां पर जब सवाल आएगा तब आप रूबरू होइएगा, ठीक है ना? प्लीज। सवाल वहीं पीछे रह गया कि क्या हम इस राजनीति को अपना रहे हैं कि पहले ये हुआ था तो हम ये कर रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन है? देखिए, आपकी बात का मैं एक शेर से जवाब दूंगा। न हम सफर न हम नची से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। देखिए, मैं जज साहब के अगर सवाल का मैंने जवाब दिया है तो मैंने मेरी विचारधारा की बात को रखी है। मैं इनका दुश्मन नहीं हूं, ये मेरे बहुत सीनियर हैं, मैं भी लॉ का विद्यार्थी हूं, मैं इनकी इज्जत करता हूं, लेकिन जब बात आएगी तो बात सामने से रखूंगा। कोई मैं उस तरह का नेता नहीं हूं और मैं कोई ऐसी नेता नहीं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं देखिए, थोड़ा सा समझाना इन्हें जरूरी है। हमारा मसला ये है कि जब हम निगेटिव सोचेंगे, हमें ये लगेगा। अभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके सामने बैठे थे, कश्मीर से आते हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता के जिसके टिकट पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उनकी तारीफ ना करके उनके दादा की तारीफ कर दी। ये हमारे यहाँ फर्क है। हम अपने मिल्लत में हमने फिरकों में बांटा मुसलमानों को, हमने अलग अलग सिस्टम लाए। कौन वक्फ बोर्ड के खिलाफ कौन गया? कोई हिंदू गया, कोई दूसरे लोग गए। कोर्ट में वही मुसलमान गए जो याचिका करता थे, जिनकी वजह से दिल्ली की आज प्रॉपर्टी फंसी हुई। खुल के बात करते हैं। हम लोग पार्टी में रहने के बाद भी कौम की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं। वापस आ जाए उस जस्टिफिकेशन पे। आप क्या कह रहे हैं कि क्या जो पहले हुआ हम इसलिए दोहरा रहे हैं? नहीं, कोई देखिए कौन दोहरा रहा है? नहीं, आपने कहा ना कि पहले ये हुआ था। नहीं, मैं उनको जोड़ा है कि आप हमारी जो नई नस्लें हैं, जो नई जनरेशन है, उसे एहसास हो कि इसी हिंदुस्तान में एक जब विमेन एम्पावरमेंट की बात हुई, 3 तलाक जैसी बिद्दत सामने आई, उसका केस लड़ा गया, तो इसी सुप्रीम कोर्ट में 435 सीटें कांग्रेस के पास थी, उनकी हुकूमत थी, उनके दबाव में वो इसलिए फैसला बदल दिया गया कि किसी महिला को आपने कैसे उनका राइट दे दिया। शाबानो का केस आप पढ़िए, समझिए। लेकिन अभी आता हूँ। हाँ, ठीक है, सुन लीजिए बात का जवाब मुझे देना, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला। ठीक है, प्लीज कहिए अपनी बात कहिए। ये शाबानो वाली केस की बात हो रही है। शाबानो का केस क्या था? शाबानो का केस ये था कि उसके हस्बैंड ने जो है उसको तलाक दे दिया और जो उसके महर का पैसा था वो पैसा दे दिया। जो उसकी इद्दत पीरियड का मेंटेनेंस था वो उन्होंने दे दिया अपने हिसाब से, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ये था कि 125 धारा में सीआरपीसी में जो केस होता है उसमें एक मुस्लिम औरत को आफ्टर डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद उसके हस्बैंड से मेंटेनेंस मिल सकता है कि नहीं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये सेकुलर लॉ है, मिल सकता है। लेकिन जहाँ पर जो गलती है वो मैं बोल रहा हूँ जी। उसके बाद एक लेजिस्लेशन आया
जो मुस्लिम विमेंस राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, जी जी वो तलाक हसन का तरीका था या 3 तलाक दिया था उनके हस्बैंड ने? 3 तलाक, तलाक का तो बात ही नहीं हो रहा है उसमें, 3 तलाक का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है। उस पर यह बोला जा रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कुरान शरीफ है, कुरान में लिखा है कि कॉन्शियस पीपल अमंगस्ट यू शैल मेक प्रोविजन फॉर डेस्टिट्यूट्स, डिवोर्सेस, ऑर्फन्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो उन्होंने बोला जो कॉन्शियस पीपल हैं, जो कॉन्शियस पीपल हैं, ये उनके लिए है। ठीक है। ये इसके लिए हस्बैंड के लिए नहीं है। ठीक है। अब ऊपर जब उसका एक्ट बना तो आप देखिए उस एक्ट पे क्या दिया, आपको जो मेहर है वो देने का है जी, जो मेंटेनेंस है मतलब वो देने इद्दत पीरियड, जी जी जी, वो देना है। ठीक है। और प्रोविजन का है, ठीक है। प्रोविजन का कोई एक्सप्लिसिट कानून। चलिए हम स्पेसिफिक केस पे आगे नहीं मैं उसको मैं वापस आता हूँ। देखिए वापस आता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। नदीम भाई मेरे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार ऐसे मुद्दों पर बेबाक बात करते हैं। क्या हम जिस सवाल पे थे वो सवाल पीछे रह गए, हम एक पर्टिकुलर केस पे आकर के ठहर गए, रुक गए। क्या लग रहा है कि ये जो जस्टिफिकेशन है या जो फिजा बनी हुई है, क्या लग रहा है कि जो अदालतें हैं वो बिल्कुल ही अनबायस्ड होकर के काम कर रही हैं, फेयरलेस होकर के काम कर रही हैं, या उस दबाव में काम कर रही हैं? देखिए, मैं तकरीबन 2500 के आसपास ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस देख रहा हूँ और कोई मुल्क की ऐसी अदालत नहीं जहाँ पर हम मौजूद नहीं जी। और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पिछले हफ्ते आज अभी हमारे टीम जो है वो इलाहाबाद में थी और संभल के उस विक्टिम के साथ थी जिसके गोलियां मारी गई थी, यामीन के बेटे के साथ में, जिसकी नॉर्मल एक प्रोसेस है कि अगर मेरी एफआईआर मैं लिखने देने नहीं जा पा रहा हूं तो मैं स्पीड पोस्ट के ज़रिए, रजिस्ट्री के ज़रिए, नॉर्मल डॉक के ज़रिए मैं अपनी एप्लीकेशन दूंगा और वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। उस एफआईआर को कराने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। 156(3) जो नॉर्मल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जब एफआईआर होती है तो आप जज का ट्रांसफर कर देते हैं। अब इससे ज्यादा कुछ बताने की बात बचती ही नहीं है कि जज का ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा एक प्रोसेस था कूलिंग पीरियड का कि कोई भी जज रिटायर होगा तो वो कूलिंग पीरियड लेगा, 2 साल तक पब्लिक लाइफ के दूसरे पोस्ट पे नहीं आएगा। अब अगर आप ये हमसे कहें कि कांग्रेस के पीरियड में आपकी थोड़ी कम पिटाई हुई थी और इस पीरियड में हम आपकी ज्यादा पिटाई कर रहे हैं तो ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि हम सब, मैं खुद प्रोटेक्टेड हूं अरेस्ट से कोर्ट के जरिए, तो कोर्ट का तो हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए जो पिछले हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, उनके चीफ जस्टिस के टेन्योर में रहते हुए वक्फ जैसे फैसले आए, उस पर बात पे डिबेट करेंगे। उनका भतीजा जो 45 इयर्स का वकील है उसको जज बना दिया जाता है हाई कोर्ट का, उनके ऑफिस का जो जूनियर स्टाफ है उसको जज बना दिया जाता है। ये ट्रेडिशन इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। जी। कारी शोएब साहब, वाकई जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं आदिलिया पे, क्या लगता है बिहार भी, क्योंकि अब पहले ये चीज़ें वहाँ कम देखने को मिलती थी, भागलपुर हमने देखा था, लेकिन अब फिर दोबारा से वहाँ पर भी वो चीज़ें हो रही हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के रहते हुए हो रही हैं। क्या लग रहा है कि वहाँ सब कुछ ठीक है? सबसे पहले तो मैं जनाब शम्स तबरेज़ साहब और पूरी मिल्लत टाइम्स की जो पूरी टीम है उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मौका दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे दौर में जब इस वक्त मीडिया से लोग मायूस हो चुके हैं पूरी तरह से और अपनी ख़बर को तलाशते हैं तो नहीं मिलता है। ठीक है। जब कोई बम ब्लास्ट केस में बेकसूर निकलता है बाहर तो आप मीडिया में कहीं नहीं देखेंगे। वैसे हालात में एक मिल्लत टाइम्स है जो आपकी बातों को बेबाकी से रखता है और बिला खौफ और कोई डर, ऐसा ये बहुत बड़ी बात है। कई बार लोगों को डर लगता है, लोग कहते हैं कि भाई मिल्लत टाइम्स पता नहीं क्या हो, जो हालात चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक मदरसे से निकला हुआ एक तालिब इल्म जी जी, जो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज़ बना हुआ है और बेबाकी से, ऐसा नहीं कि किसी की तरफ झुका हुआ नज़र आता है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और मैं मुद्दे पे आ जाऊं। जी। सर ने अभी कहा कि 2-3 बात मैं थोड़ा पीछे भी जाऊंगा, रुहुल्लाह साहब के पास जो बातें आई थी। सर ने कहा कि ऐसा लगता है कि पहली बार जुडिशली डरी हुई लगती है। मुझे लगता है कि जुडिशली डरी हुई नहीं है, पहली बार जुडिशली एक तबके को डरा रही है। अच्छा।
ये आप एक कहना चाह रहे हैं कि सरकार से one-sided काम कर सरकार रही है। के दबाव में हाँ। आप कैसे डरा हुआ उसको समझ सकते हैं। वो डरा रही है। आज एक आप ये समझिए कि एक आसाम का मुख्यमंत्री कितनी गंदी जबान का इस्तेमाल करता है। सुप्रीम कोर्ट को कोई गुस्सा नहीं आता है, जुडिशलों को कोई गुस्सा नहीं आता है, लेकिन यूजीसी वाली यूजीसी की जो एक गाइडलाइंस आई उस पर इतना गुस्सा आ जाता है 2-3 दिन के ही प्रोटेस्ट में। लेकिन जब वक्फ कानून अमेंडमेंट के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होता है और यहां तो मान लिया यूजीसी में जो गाइडलाइंस आई तो उसके पैनल में वही लोग बैठे हुए थे जो एक बड़ी तादाद उन लोगों थी। कई सालों के डिस्कशन के बाद, लोगों के राय के बाद वो कानून बना। लेकिन यहां तो वक्फ के किसी स्टेक होल्डर से पूछा भी नहीं गया, उनसे बात भी नहीं की गई और सीधे उस कानून को नाफिज कर दिया गया, मतलब ले आया पार्लियामेंट में। जब पूरे मुल्क में मुखालफत हुई तो आपने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के स्टेक होल्डर से बात करने की कोशिश की। मैं भी पटना में था, कोई स्टेक होल्डर से बात नहीं कर रहे थे। आरएसएस के लोगों को बैठा करके, उनमें कुछ मुसलमान आरएसएस के लोगों को बैठा करके उनसे अपनी तरह की बात करके बुलवा के उसको कर लिया करते थे। तो वहां इनको गुस्सा नहीं आया। पूरे हिंदुस्तान के लोग गए, उसमें कोर्ट में गए, उसमें कोई गुस्सा नहीं आया। तो और कई सारे, चाहे सीएए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। एक कौम को एक या फिर दलितों को, खासतौर से दलितों और मुसलमानों को जिस तरह से जुडिशरी की तरफ से डराने की कोशिश हो रही है, ये बहुत खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। एक बात, सवाल आपसे भी बनता है, आपने अदालतों पर सवाल उठा दिए, लेकिन क्योंकि आप भी जो है पब्लिक के नुमाइंदे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं, क्या आप लोगों ने आगे बढ़ के कभी कोई कदम उठाया या सिर्फ कोई सानिया हो जाने के बाद सिर्फ बयान दे करके उससे बच निकले? वही मैं आ रहा था, वहीं पर आइए आप। वही मैं आ रहा था। एक हमारे साथी ने इधर से कहा कि भाई, एक साथी इधर से कश्मीर के मामले पे उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर के मामले में कभी कोई बोलता नहीं है और कश्मीर सबके मामले में बोलता है। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने नहीं सुना है। जब कश्मीर में 370 हटाया गया, जब पार्लियामेंट में उसकी बहस हुई, तो पूरे हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने उसमें ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। और सबसे बढ़ के, सबसे ज़्यादा आप लोगों को याद होगा, हमारे पार्टी, उस वक्त हमारा पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं था, हम 19 में नहीं जीते थे, लेकिन राज्यसभा में मनोज झा जी ने जितने ज़बरदस्त तरीके से उसकी मुखालफत की थी, उन्होंने बोलते बोलते रो दिया था। और जो पूरी दुनिया में उनकी स्पीच सुनी गई तो उन पर तरह तरह के इल्जामात आयल किए गए। और कश्मीर के मसले पर एक बार नहीं, कई बार उन्होंने पार्लियामेंट में कश्मीर के लोगों की परेशानियों को रखा और ज़बरदस्त तरीके से रखा। अब आइए, जैसे सीए का बिल लगभग 2 बजे रात में या 3 बजे कानून पास हुआ था, उस वक्त पूरे देश में सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने गांधी मैदान के गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिया था। और पूरे देश में बिहार पहला स्टेट है जहां राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव जी की क़यादत में बंद किया था और जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था। एक और जोड़ दूं सर, एक और जोड़ दूं, बहुत कम है, वक्त बहुत है। यहाँ दोबारा वापस आऊंगा आपके पास। यासिर जिलानी बैठे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार की नुमाइंदगी करते हैं और स्पोक्स पर्सन भी है नेशनल लेवल पे। यासिर, क्या कहेंगे आप? सब कुछ ठीक है? देखिए, सवाल पहले सुन लीजिए। उत्तराखंड में जो हो रहा है सब कुछ ठीक है, आसाम में जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक है, त्रिपुरा में जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है तो फिर अच्छे दिन है। देखिए, सबसे पहले मुझे फ़ख्र है अपनी अदालतों पे, मुझे फ़ख्र है अपने जुडिशरी सिस्टम पे, मुझे फ़ख्र है हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पे। अभी एक एमपी साहब आपके गए थे, उन्होंने कहा था कि एक भी अगर कश्मीरी पंडित वहाँ मारा गया तो इंसानियत मारी गई, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो आप फिर इस्लाम के दोनों पहलू पे कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं। आप अगर माफ़ी मांग लेंगे तो आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता, ये हमारी किताब कहती है, ये इस्लाम कहता है, ये कुरान कहती है। तो आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। एक तो आपके एमपी साहब ने सामने सामने कह के वो आपके सामने से निकल गए। उन्होंने बेहतरीन वज़ीर आज़म का भी नाम दिया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही रखेंगे कि आपने सोचना नहीं है सरकार की तरफ। अब आप एक साहब बैठे हुए हैं आपके, जिनकी पार्टी का इतिहास हमें मालूम है, वो कहते हैं हमारी अक़लियती बराए। सुन लीजिए, अभी आपने लंबा बोला है, सुनिए। आप सिर्फ उस मुद्दे पर हैं। देखिए, नहीं, अगर हम पार्टियों के इतिहास भूगोल पे जाएंगे तो ये वक्त बहुत थोड़ा है। नहीं, अब आप बताइए कि मैंने आपको 3 इंसिडेंट्स आपको बताए, वक्त के मैटर पे, वो तमाम इंसिडेंट्स वो ठीक है? नहीं, वो बिल्कुल इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपके इस
प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो बिल्कुल गलत है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें सबसे बड़ी ताकत ये बोलने की दी हुई है, उनकी वजह से तो बैठे। अगर कोई फ्रिंज एलिमेंट कोई इस तरह की हरकत करता है तो वो गुनहगार है, उसके खिलाफ आप FIR कराएं और उसको सजा मिलेगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और मिलती भी है। इस सरकार के अंदर अपराधियों की एक सजा टाइम लिमिट तय है, उसके अलावा आप कर नहीं सकते। लेकिन इन्होंने मेरे बात का जवाब दिया है, मुसलमान क्रिमिनल है, इन्होंने मेरे बात का जवाब छोड़ दिया। दें। एक मिनट, देखिए टीवी डिबेट नहीं हो रहा, मैं बैठाऊंगा टीवी पर तो खूब आपसे बात करूंगा। नदीम भाई जी, मैं सवाल आया था पर्टिकुलर मैं उसी पे बात कर रहा हूं। कर्नाटका में हिजाब का मामला हुआ, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कर्नाटका में हिजाब का मामला हुआ, 26,000 बच्चियां हिजाब लगाती थी। सुप्रीम कोर्ट का और हम सब ये क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं जी। तो सुप्रीम कोर्ट में 26,000 बच्चियां का मामला आया, हम लोग लेकर गए कि इम्तिहान का टाइम है, आपका मैटर चल रहा है, हिजाब हो नहीं हो सरकारी स्कूल में आप चलने दीजिए, लेकिन आपका एक हिस्टोरिकल मैंडेट है कि आप हमेशा एजुकेशन के फेवर में फैसले देते हैं और खासकर वीमेन एजुकेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, 26,000 बच्चियों का साल खराब हुआ। एक बात। दूसरी बात ये कि इस साल किसकी सरकार थी कर्नाटक में? सुप्रीम कोर्ट में सरकार किसकी थी? उस समय भाजपा की सरकार थी, उस समय भाजपा की गलत सरकार बात थी, कोट मत उस करें समय आप। भाजपा की आप सरकार कोर्ट ने थी, जब 26,000 हिजाब का का रिकॉर्ड मामला था दिखाइए तब भाजपा की सरकार थी। 50 रिपोर्ट दिखा दूंगा। झूठ बोल रहे हैं, 1046 हमले हुए हैं। एक्टिविज्म करिए, अच्छी बात है, 1046 लेकिन माइंड में नफरत लेके ना हुए बैठे, हैं। मोहब्बत की बात करें। 400 लोग RSS के पकड़े गए शांति हैं, का है, उसमें सौहार्द शामिल का है। थे। तो आप डराइए मत मुसलमानों को सिर्फ इस तरह की बातें कोट करके। देखिए, हम शांति जो सौहार्द बातें की कह बात रहे करते हैं वो हमारे रिकॉर्डेड कर उलमाओं रहे ने हैं, इस देश की आजादी रिकॉर्डेड कर रहे में हैं, सबसे बड़ा रिकॉर्डेड हिस्सा कर रहे हमारे हैं, जो उलमाओं बात का कह रहे हैं, था। हमारे रिकॉर्डेड मुफ्ती कर रहे हैं, इकराम ने डंके इस की देश चोट को पर कह रहे हैं, आजाद जो कराया कह रहे हैं है। रिकॉर्डेड आप कर रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट तो कर रहे हैं, पहले पूरी बात सुनिए। डरा रहे हैं आप। 1076 नफरती नौजवानों हमले को आप डराइए किए मत, गए हैं। उनको हिम्मत पर बनाइए। 1076 हमलों में 400 लोग आप उनको RSS हिम्मत के और डराइए 76 मत। लोग भाजपा के क्यों शामिल हैं? RSS के आप नाम पे माफी डरा रहे मांगेंगे हैं। अखलाक आप के लोगों से, के नाम पे आप डरा माफी रहे हैं। मांगेंगे जुनैद के अरे लोगों से, कौन? आप माफी मांगेंगे आप पहलू माफी खान के मांगे लोगों ना, से, आप आप मांगे माफी मांगे मांगेंगे रोहित रोहित कुमार कपूर के के लिए, घर वालों आप से, मांगे आप माफी मंगेश के मांगेंगे लिए, पहलू खान आप से, मांगे आप माफी चंदन मांगेंगे त्रिपाठी के अफराजुल लिए, गुलामों आप से, चंदन गुप्ता आप के लिए माफी मांगे। अफराजुल कब गुलामों मांगेंगे से, माफी? आप जनरल आपका के घर MP वालों से कह के माफी जाता है मैं मांगेंगे, माफी नहीं आप मांगूंगा। नजीब के घर वालों से अरे माफी आप मांगेंगे चंदन आप गुप्ता, माफी की बात चंदन करते हैं। गुप्ता से मांगेंगे जिस माफी मामले आप? में मुसलमान शामिल चंदन नहीं, गुप्ता आप से मांगेंगे माफी आप? की मांग करते हैं। एटा से चंदन जिसमें गुप्ता को आपकी आपने पार्टी के लोग शामिल हैं, माफी उसको क्या माफी बात मांगेंगे कर- आप? क्या आप बात कर माफी रहे हैं? मांगेंगे? आप इन ठीक है, मुसलमानों को आपकी मत डराइए, पार्टी के लोग ये बहुत माफी सीधे लोग मांगेंगे। हैं, ये बहुत अच्छे माफी लोग मांगिए हैं। आप, ये मांगिए। मुसलमानों को डराइए मत, ये नौजवान नस्लें बहुत अच्छी हैं, यहाँ ये कोई जानती डरने वाला हैं कि नहीं, कैसे यहाँ कैसे से पूछना है। बीजेपी के डराइए मत, लाली बीजेपी पाप के में नाम नहीं पे। होश बाहोश लोग मत डराइए हैं, मत, ताकतवर उनको लोग हैं, सुपारी मत हिम्मतवान दीजिए। लोग हैं। ये बीजेपी के लॉलीपॉप में नहीं बिकेंगी। अरे आप अरे कह रहे आधा हिंदुस्तान फंस गया, आने वाले 50 साल तक सरकार रहेगी मैं बोलूं- बीजेपी चलिए, की। ठीक है। SIR यहाँ और कोई इलेक्शन political- कमीशन और no जुडिशरी political साथ होगी agenda। तो रहेगी, इस बात आप को कहते मानते रहिए, हैं। आप कहते रहिए, हमारे लिए इंसाफ और होगा। 50 साल तक इस कहते रहिए। सरकार का विरोध भी करेंगे। करते रहिए, नदीम भाई, करते रहिए, और नौजवानों को आप बहकाइए मत। अच्छा। करिए, आपका हक ये जो है, आप public अपना बैठी है, NGO देखो, चलाइए, यासिर आप भाई, अपना NGO सुनिए, चलाइए, हम तो यासिर उसमें भाई, आप NGO नहीं चलाते, हम तो पानी पीजिए। NCRB जो आपकी देखिए, सरकार की रिपोर्ट है उसकी बात नदीम कर भाई, रहे हैं कि नदीम भाई, हमले हुए हैं, आप उनके अपना बारे में NGO चलाइए, वो बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, नौजवान चलिए, नस्लों को बताइए आप कि बताइए मेन कि आपकी सरकार मेन की स्ट्रीम में रिपोर्ट आए, कहती है कि नौकरी हमले में हुए आए, हैं, नफरती। UPSC आपकी क्वालिफाई सरकार करें, घर से इंजीनियर निकलने बने, दे। डॉक्टर बने, जब डराइए कॉलेज मत, जाता है तो डराइए आपके मत, RSS के चलिए, लोग डराइए जीप मत। बना देते हैं, आपके आप लोग इन्हें रोज में मुल्ला प्रोफेसर बनाते हैं, बनाएं, आप इंजीनियर बताइए। बनाएं, डराए मत, नदीम भाई, डराए मत, डराए मत। मैं यासिर साहब की बात पे आता हूँ कि डॉक्टर बनाइए। एक मिनट नजीब की मां से कोई RSS वाला माफी मांगेगा? चंदन गुप्ता से अगर आप माफी मांगने के लिए कहेंगे तब आप इंसाफ कर पाएंगे। चंदन गुप्ता से माफी मुझे मांगने घर एक वालों मिनट के मौका पास दिया जाए। ज्यादा पता कर लें। आप नहीं मुझे गए थे, एक- नहीं गए थे, गलत झूठ मत पास बोलिए। आ रहा हूँ। देखिए टीवी डिबेट नहीं है, बहुत संजीदा किस्म के लोग बैठे हैं यहाँ पे। नहीं मैं करवा लूंगा, मैं बुलाऊंगा इनको, नहीं, मैं इसीलिए बैठा हूं, मैं- मैं स्टूडियो बुलाऊंगा और प्रॉपर डिबेट करूंगा। एक मिनट यार, देखिए ये टीवी डिबेट नहीं हो रहा, संजीदा किस्म के लोग बैठे हैं, मिल्लत के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और ये मिल्लत के लोग जी होश बाहोश लोग बैठे हैं। अगर आपने यहाँ भी कमजोर बात कही तो समझ लीजिए कि मैसेज कहाँ जाएगा। आपने डॉक्टर की बात मैं की, आपके पास आ रहा हूँ, तर्क आधारित बात करता हूँ, आपको पता है। मैं जब ये कह रहे हैं जज्बाती हो रहे हैं तो थोड़ा हमारे भाई हैं, पानी पीजिए। हमारी कौम बैठी है सब सामने, आपके भाई हैं, नौजवान नस्लें हैं ठीक है। इसमें, DM और SP बने, मैं इनके लिए ये दुआ करता हूँ, बहुत जज अच्छी बने बात। आगे चल के ये दुआ करता हूँ सारे कि मैं इनके चाह लिए रहे ये हैं। कहूंगा कि
केसों में फंसे रहे, नहीं। ये अदालत के चक्कर काटते रहे, किसने हिजाब पहना था तो क्यों नहीं पहना, उसको लेके ये जाएं। हिजाब हमारा इस्लामिक राइट है, था और रहेगा, ये आप समझ लें। इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई सरकार बदल नहीं सकती। मुझे बता हमारी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है और पार्टी काम भी करती है, खुल के बात करते हैं, कश्मीर से लेके आसाम तक। आपकी तरह अपने नौजवान नस्लों को बहकाते नहीं है, उन्हें रास्ता देते हैं कि आप आइए मेन स्ट्रीम में। आप मुद्दे से इधर उधर ना जाएं, जज्बात पर काबू रखें, पानी पी लीजिए। तुमको पहचान लिया है मैंने। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में इनसे दुआ सलाम कर लीजिएगा। पहचान लिया तो अच्छी बात है, पहचान लिया, बाद में कर लीजिएगा। नहीं अंधेरे में बैठा हुआ है ना, कपड़ों पे नहीं, आपने उसके अल्फाज सुने नहीं आपने। अच्छा सुन लीजिए, मुझे ये बता दें आप कि जब उत्तराखंड में कोटद्वार में मामला आता है, आप कहते हैं कि भाईचारे से रहें, सौहार्द से रहें, प्यार से रहें, वहाँ दीपक निकल के आ सकता है, विजय निकल के आ सकता है, वहाँ का डीएम क्यों नहीं निकल के आ जाता? वहाँ का जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो क्यों आके नहीं बोलता? आपके केंद्र से कोई क्यों आवाज़ नहीं उठती? अगर एक आवाज़ भी पार्लियामेंट में या आपके किसी जिम्मेदार ने दे दी होती तो ना कोई मॉब लिंचिंग होती, ना किसी अखलाक के साथ दिक्कत होती, ना आगे के सानिया होते। आवाज़ कहाँ से निकली? अच्छा आवाज़ बता दीजिए। देखिए जो फ्रिंज, फिर कह रहा हूं मैं, हाँ, जो फ्रिंज एलिमेंट हैं उनके खिलाफ आपको खड़ा होना होगा। किनको? मोहल्ले में जो अपराधी, सरकारें किस लिए होती हैं? पुलिस खड़ी है, जुडिशरी है, आप केस करेंगे, उस अपराधी को सजा मिलेगी मिलेगी। लेकिन आप बायस्ड होकर बात करेंगे कि हमारे अब मुख्यमंत्री का आप नाम लेके पूरे सिस्टम को यहां से वहां तक ले जाएंगे, तो फिर मैं समाजवादी पार्टी के उस दौर में जाऊंगा जब वो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चल रही थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। क्या क्या हुआ, कैसे कैसे थाना बिका, वो सारा इतिहास हमें मालूम है, मैं जानना नहीं चाहता हूं। वापस आता हूं शुएब साहब, क्या कहेंगे कि क्या डीएम जो है, एक मिनट, डीएम है, पुलिस अधिकारी है, दोस्तों भाई मेरे अधिकारी हैं, क्या वो सरकारों के कहे में काम नहीं करती हैं? क्या कुछ भी होता रहे वो आंख मूंदे देखती रहेंगी? क्या अदलिया उनके लिए इंसाफ के दरवाजे नहीं खोलेगी? क्या हम सिर्फ यूं ही शिकार पे शिकार होते जाएंगे? पहले तो भाई साहब के बात का जवाब दे दूं, मुझे मौका दीजिए 2 मिनट के लिए। बस पहली बात तो वो बार बार कह रहे हैं कि इन्हें डराइए मत, इन्हें डराइए मत। गलतफहमी मत रहिए भाई साहब, कोई ईमान वाला को कोई माई कला डरा नहीं सकता। ये डरने वाली भैया, तो मैंने कहा है कि मैं अल्लाह से डरता हूं, इनसे थोड़ी डरता हूं, इनसे थोड़ी डरता हूं भाई साहब। खाई आजादी में पीठ पे कभी गोली नहीं खाई है। पीठ पे आप हमें बताओ वाले वो लोग हैं जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे इदारे से निकल के आया हूं, डरने वाला हूं? कमाल कर रहा हूं। ये दोस्त है मेरा जो बैठा हुआ है, पहली बात की बात कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एमपी साहब के बारे में कहा कि भाई वो माफी मांग लेते तो बड़े हो जाते। इस्लाम को कोर्ट किया था, मैंने उन्हीं के कोर्ट को आगे बढ़ाया। प्लीज मैं वहीं आ रहा हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, उन्होंने कहा कि हमारा भी कत्ल हुआ है, उनका भी कत्ल हुआ है, कत्ल करने वाले एक ही हैं, कातिल का कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने ये कहा, हम क्यों माफी मांगे या वो क्यों माफी मांगे? सवाल यह है कि आपकी सरकार ने हजारों लोगों का कत्ल किया है, रोहित वेमुला का कत्ल किया है और 10 लाख का कत्ल किया है, हजारों दलितों मुसलमानों का कत्ल किया है। तो क्या ये जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुलेआम गालियां देते हैं? आपकी सरकार में लालू प्रसाद यादव क्या करते थे? प्रधानमंत्री वो बताना पड़ेगा। साधु यादव क्या करते थे? पूरे पटना के कार के शोरूम को लूट लिया जाता था, लड़की की शादी होती थी। आपका चरित्र ये है। लालू यादव का नाम ले लिया है तो सुन ना बोले। लालू यादव जेल से रिहा हुए, बोले भाई साहब, अभी 2 साल पहले बदले नौकरी देने वाले लोग ये बात ना करें। अभी 2 मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा है, उनसे भी पैसे लिए फिर नौकरी दी। ये है आरजेडी का है तो सुन लीजिए। अभी सबसे पहले वही लालू यादव हैं जो एडवाणी के रथ को रोक करके आपके नाक में कमाल कर नकेल डाला था, लेकिन आपने जमीन के बदले नौकरी दी। वही लालू यादव हैं जो अभी 2 साल पहले जब वो जेल से रिहा हुए, एक बीमार लालू यादव जब बाहर निकलते हैं, आपके पार्टी के बजरंग दल के लोग सभी मस्जिदों के सामने जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैं वहीं आ रहा हूं, एक उन्होंने छेड़ दिया तो जवाब देने दीजिए प्लीज। बस एक लाइन में सर प्लीज। जब आपके पार्टी के लोग मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, एक बीमार लालू यादव जेल से निकलते हैं और जब मीडिया उनको माइक लगाती है कि सारे लोग जाकर के मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था बगैर किसी डर के उन्होंने जवाब दिया था कि वो
जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में पढ़े, किसी को टीच करते हो, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। ये लालू यादव ने जवाब दिया था। तो इसलिए जहां तक डीएम की बात है, आपने डीएम और एसपी की बात कही, यकीनन हर जगह आप एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी चले जाइए, आज पूरे मुल्क में खुलेआम नाइंसाफी हो रही है। आपने देखा होगा संभल में उस चौधरी ने जो सीओ था उसने क्या किया, और जब उस पर कोर्ट ने जब उस पर केस करने के लिए कहा तो उस जज का ही तबादला कर दिया गया। इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है। और इस देश में कहीं नाथूराम गोडसे और कहीं जिन्ना बनने की होड़ लगी हुई है। इसलिए इस देश को सभी तरह के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जी जी, देखिए इस मुल्क में दो तरह के हमले कॉन्स्टिट्यूशन पर हो रहे हैं। पहला हमला नफरती है जो सड़कों पर गुंडई के साथ हो रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी की ये रिपोर्ट कर रही है कि 1046 हमले हुए हैं, जिसमें से 1100 क्रिश्चियंस और तकरीबन 400 मुसलमान उसका निशाना बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार की रिपोर्ट कह रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये कहा जाए तो एक अचीवमेंट बहुत बड़ा है योगी सरकार का कि उन्होंने 7 सालों में 16,000 इनकाउंटर किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद सरकार की रिपोर्ट कह रही है। तीसरी बात ये कि देश में 2014 के बाद से लेकर अब तक टोटल 72 बिल पास हुए हैं। वो 72 बिल अर्जेंट तरीके से मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाते हुए उठाए गए हैं। और ऐसे बिल पास हुए हैं कि एक आदमी गुजरात में अपनी बेटी की शादी में बिरयानी बनवाता है तो एलिगेशन लगा दिया जाता है काऊ की बिरयानी, 2.5 साल तक जेल में रहता है, 2.5 साल बाद कहा जाता है कि ये बीफ थी। तो ये 3 तरीके से हमको पीटा जा रहा है। और उसमें अदालत का मामला ये है कि 430 पिटीशन हैं सीए की, और आज तक सीए पे सुनवाई नहीं हुई। अर्णव गोस्वामी पे रात पे सुनवाई हो गई। शुक्रिया। चलिए देखिए, आप सब यंग हैं, सब पीछे नौजवान साथी बैठे हुए, सब एक्स के प्लेटफॉर्म पे हैं, सब आप जानते हैं कि यूपी में कितने इनकाउंटर हुए, बिहार में कितने हुए, तमाम अलग अलग राज्यों में कितने हुए। ये आपको बता के टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमानों तुम डरो, इन जैसे लोगों के एनजीओ को संपर्क करो। मुसलमान डरने वाला नहीं है, ये नहीं होगा। आप अपनी सरकार को मत दिफा करिए, मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। ईमान वाला डर नहीं सकता। आप गलत मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। आप मुसलमानों को ठोको नीति किसकी है? ठोको नीति किसकी है? ठोको नीति किसकी है? ठोको नीति नहीं सकी बने पॉलिटिक्स चुनाव लड़े, चुनाव लड़के ठोको नीति आपकी सरकार की है। 16,000 इनकाउंटर आपकी नहीं है। 16,000 इनकाउंटर यूपी हुआ है। ठोको नीति आपकी नहीं है। बोलिए ठोको नीति आपकी नहीं है। आपका शुरुआत आपकी हुई डराने से, आप खत्म कर। हकीकत को आप झुटला नहीं सकते हैं। हकीकत को आप भी नहीं हकीकत को झुटला नहीं सकते हैं। सारे मंदिर सही जगह पे, सारी मस्जिद अवैध हैं। सारे मंदिर सही जगह पे, सारी मस्जिद अवैध हैं। सारे मुसलमान गोली से मार दिए जाएंगे, हिंदुओं की तो FIR नहीं होगी। ये सच्चाई है। संभल में आपने यही किया, आपकी सरकार ने यही किया, बेशरम सरकार ने यही किया। आपकी एनजीओ की क्या स्थिति है? असम का मुख्यमंत्री जो कर रहा है वो सही है? मैं उनसे एक सवाल, असम का मुख्यमंत्री जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है? जो कर रहा है वो सही कर रहा है? उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों? अमित शाह खामोश क्यों? अमित शाह खामोश क्यों? क्या प्रधानमंत्री अमित शाह आपके असम के मुख्यमंत्री की बात की तायद कर रहे हैं? जब आपके बिहार उस पर क्यों नहीं कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं खंडन हो रहा है? खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, उड़ाई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं। क्या आप उनकी बातों की तायद करते हैं? असम के मुख्यमंत्री की बातों की तायद करते हैं? ठीक है। आप जवाब दीजिए। हाँ या ना? आप जवाब दीजिए। असम के मुख्यमंत्री ने जो कहा सही कहा, शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसी पार्टी पर, ऐसी सरकार पर सवाल इंसाफ जो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मान रहा है। इंसाफ पर कोई बात इंसाफ से करना नहीं चाहता है। इंसाफ की बात हो रही है लेकिन इंसाफ से कोई बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि हर किसी पार्टी को अपनी दिफा के लिए अपनी पार्टी लाइन में रह के बात करना है। सवाल ये है, वाले नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सवाल इस चीज का है कि इस संजीदा मुद्दे पे जिसने पूरे के पूरे आज माहौल को इस तरीके का कर रखा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। लास्ट सवाल जो है जस्टिस इकबाल साहब से है कि किस तरीके से, बहुत कट शॉर्ट पे मैं जवाब चाहूंगा आपसे
कि किस तरीके से अर्दलिया अदलिया जो है वापस अपने वक़ार को हासिल कर सकती है और एतमाद जो है वो आवाम का हासिल कर सकती है। बताएं, बहुत कम वक्त है। आप खुद ही देख रहे हैं किस तरह से लोग टूट गए हैं। आप बोलिए। मेरी गुजारिश है आप सभी हजरात से कि बैठ जाएं आप। हाँ, आप बैठ जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, खत्म हो गया, ठीक है, ऐसे ही कर दीजिए। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो हालात है उसको देखते हुए सवाल बड़े चुभते हुए ज़रूर हैं, लेकिन उनके जवाब जो मिलने चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। आवाम भी बेचैन है, परेशान है, लेकिन इसमें एक कहीं ना कहीं रोशनी की जो लमक दिखाई दी है वो उत्तराखंड में दिखाई दी, जिससे दीपक और विजय नाम के जो दो लोग आए। ज़रूरत है इंसानियत को ज़िंदा रखने की, बका रखने की, ताकि ऐसे दीपक और विजय और आए और समाज में जो है जिस तरीके का अफरा तफरी का माहौल है वो ख़त्म किया जा सके, उस पर पाबंदी लगाई जा सके और फिर से जो हमारा देश है गंगा जमनी तहजीब बन सके। बहुत शुक्रिया आपका नदीम खान साहब, बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी आपका, बहुत शुक्रिया जस्टिस इकबाल अंसारी साहब और शुएब कारी साहब आपका, बहुत शुक्रिया।